सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज योर लॉ फैकल्टी एडवोकेट विवेक शर्मा। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं, इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, आर्टिकल 370 से ये कैसे लिंक्ड है और भी बहुत कुछ। चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी द प्रोटेस्ट इन लद्दाख, इश्यूज एंड डिमांड्स ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ लद्दाख। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए हम सबको सबसे पहले मैं इसका एक आपको बैकग्राउंड बता दूं। तो हमें पता है कि जो आर्टिकल 370 हुआ करता था, उस आर्टिकल 370 के हटने के बाद हमने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग भागों में बांट दिया था। ठीक है, अब लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, और एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह। जैसे कि दिल्ली की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट क्या लद्दाख के साथ ऐसा है? जी नहीं, लद्दाख के साथ ऐसा नहीं है। लद्दाख को डायरेक्टली सेंटर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कुछ इश्यूज यहां से निकल के आए जो कि शुरू से थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद से वहां के लोगों की ऐसी डिमांड्स थी कि भाई अगर आप वहां पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जिसको लाया गया आर्टिकल 370 के हटने के बाद, अगर इस एक्ट को आप पूरे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर अप्लाई करते हो तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि वहाँ का जो कल्चर है, ठीक है, वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ पर बाकी भारत के लोग आकर बसने लगेंगे। वहाँ के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वहाँ के कल्चर पर, वहाँ के थॉट्स पर, अपने आप में जो अलग हैं चीज़ें, ठीक है, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसके अप्लाई होने के बाद वहां पर क्या इश्यूज निकल के आ रहे हैं वहां के लोगों की तरफ से। तो उनके इश्यूज ये हैं कि भाई एक लैंड एक्विजिशन की सेफ्टी दी जानी चाहिए हम लोगों को। हम लोग मतलब लद्दाख के लोगों का ऐसा कहना है कि भाई एक लैंड एक्विजिशन की सेफ्टी दे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई कोई भी आकर वहां पर ना बसने लगे, कोई भी आकर वहां पर प्रॉपर्टी एक्वायर ना करने लगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ पर अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, अपने बिलीव्स हैं, अपना कल्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पर भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग वहाँ पर लैंड एक्विजिशन करने लगेंगे वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, है ना, और डेवलपमेंट की वजह से ऑब्वियसली पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा और जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा डिप्लीट होंगे। तो इन सब का डर है वहाँ के लोगों को, और यही कुछ इश्यूज उन्होंने सामने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखे हैं। अच्छा, डिमांड्स क्या हैं? तो डिमांड्स ये हैं कि एक राज्य का दर्जा दिया जाए लद्दाख को जैसे बाकी राज्यों को मिला हुआ है। ठीक है, उनका ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है, ठीक है, उस 6th शेड्यूल में इस लद्दाख को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, ये 6th शेड्यूल क्या है इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की भी उनकी डिमांड है। उनका ये कहना है कि भाई यहां से भी रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में इंडिया के यहाँ के लोगों का, जो कि अभी नहीं है इस टाइम पर। यहाँ से भी कुछ सीट्स को फिक्स किया जाना चाहिए आपके लोकसभा में और आपके राज्यसभा में। तो ऐसी कुछ डिमांड्स हैं वहाँ के लोगों की। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। ठीक है, तो जो आपका जो 6th शेड्यूल है उसके जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस रिलेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी जो आपका 6th शेड्यूल है उसमें ऑलरेडी कुछ स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, और वो स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब ये 6th शेड्यूल में अगर हम लद्दाख को ऐड कर दें तो ऐसा क्या स्पेशल हो जाएगा, ऐसा क्या कुछ नया मिल जाएगा, उसको देख लेते हैं। तो जो 6th शेड्यूल है वो प्रोवाइड करता है, यानी वो देता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्राइबल एरियाज एज ऑटोनॉमस एंटिटीज। यानी अगर हम लद्दाख को बाकी इन राज्यों की तरह अगर 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर देंगे तो उनके पास भी एक पावर आ जाएगी, एक स्पेशल पावर आ जाएगी जो हमने इन स्टेट्स को दे रखी है, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दे रखी है। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्राइबल एरियाज एज ऑटोनॉमस एंटिटीज। और ये जो ऑटोनॉमस एंटिटीज हैं जो अपने आप में रूल करेंगी, ये ऑटोनॉमस एंटिटीज इलेक्टेड होती हैं।
इनके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। तो ये जो ऑटोनॉमस एंटिटीज होती हैं बेटा, मैंने आपको बताया ये सबसे पहली बात, ये ऑटोनॉमस एंटिटीज जो हैं ये इलेक्टेड होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखो यहाँ क्या है, जब मैं बात करूंगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की, ठीक है, तो यहां पर ये जो एंटिटीज हैं ये इलेक्टेड हैं और ये कुछ कुछ मामलों में ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मतलब यहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। और लद्दाख का ये कहना है कि भाई जो वहां की पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, बाकी उन स्टेट्स की तरह जो स्टेट्स ऑलरेडी 6th शेड्यूल में मेंशन्ड हैं, ठीक है। तो जब लद्दाख की भी ट्राइबल पॉपुलेशन, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो इसी बेसिस पर उनको भी 6th शेड्यूल में ऐड किया जाना चाहिए, ऐसी उनकी डिमांड है। अब कितना परसेंट है, तो एक अंदाजन 97% तक ऐसा माना गया है कि 97% तक जो पॉपुलेशन लद्दाख की है वो ट्राइबल पॉपुलेशन में आती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोविजन है 6th शेड्यूल के, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, तो आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि अगर किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाता है तो उस पर क्या स्पेशल स्टेटस और क्या स्पेशल पावर्स आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा अगर हम लद्दाख को ऐड कर दें, जैसा कि उनका डिमांड है कि भाई उनको 6th शेड्यूल में ऐड किया जाना चाहिए, तो अगर उनको इंक्लूड किया जाए तो लद्दाख पे एक पावर आ जाएगी कि वो अपने खुद के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजनल काउंसिल्स को डेवलप्ड या फिर क्रिएट कर सकता है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एडीसीज या फिर एआरसीज, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स, ठीक है। और ये इलेक्टेड बॉडीज हैं जिनके पास पावर होती है कि वो ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेट कर सके यानी रेगुलेट कर सके, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, अब देखिए अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं तो इनके पास एक और पावर आ जाएगी कि ये इन सब्जेक्ट्स पर खुद से कानून बना सकते हैं, वहां पर सेंटर की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी। और वो कौन कौन से एरियाज हैं, तो वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस, टाउन्स, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स और बाकी सोशल कस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है लद्दाख की, क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी और या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, इसीलिए भी इनका ये कहना है कि भाई 6th शेड्यूल में हमें ऐड किया जाना चाहिए। अच्छा, अब जो ये एडीसीज हैं या फिर एआरसीज हैं, ये ऐसे विलेज काउंसिल्स या फिर कोर्ट्स भी बना सकते हैं जो कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे। डिस्प्यूट्स किसके बीच में, भाई शेड्यूल ट्राइब्स में भी आपस में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने की पावर इन्हीं एडीसीज और एआरसीज पर होगी, या फिर अगर ये एडीसीज और एआरसीज फर्दर विलेज काउंसिल्स या फिर कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो वो वाली पावर डेलीगेट ये इन लोगों को कर सकते हैं या फिर इन बॉडीज को कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपॉइंट ऑफिसर्स टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉज दे इनेक्ट, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज कि कई बार ऐसा भी हो सकता है इन केसेस में कि अगर मान लीजिए इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में किसी भी इंसान ने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जिस ऑफेंस की पनिशमेंट आपके क्रिमिनल लॉ में डेथ दी गई है या फिर 5 साल से ज्यादा दी गई है, ठीक है, तो जो स्टेट का गवर्नर रहेगा वो इनको पावर दे सकता है, इनको मतलब एडीसीज को और एआरसीज को, कि ऐसे मामले ये खुद से एडजुडिकेट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एज पर द क्रिमिनल लॉज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल चीजें हैं, बट यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये है कि 6th शेड्यूल में ऐड ना करके हम आपको आर्टिकल 371 का स्टेटस दे देते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने कुछ स्टेट्स को दे रखा है। तो देखिए आर्टिकल 371 क्या कहता है, इस पे भी देख लेते हैं एक बार। तो आर्टिकल 371 या फिर 371A जो है वो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देता है, जो कि है टिपिकली एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस एंड सोशल कम्युनिटीज एंड ग्रांटिंग देम ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी 6th शेड्यूल में भी है, ऑटोनॉमी यहां भी है, टू मैनेज देयर अफेयर्स विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 371 वुड अलाउ प्रोटेक्शंस टू बी एक्सटेंडेड टू द लोकल पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख while stopping short of the widespread autonomy that is provided to ADCs and ARCs under the 6th schedule। ये जो स्पेशल ऑटोनॉमी की पावर है ADCs को और ARCs को, ये आपको नहीं दी जाएगी अगर आपको आर्टिकल 371 में इंक्लूड किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं
जिन एरियाज में लॉ मेकिंग पावर एडीसीज और एआरसीज पर आ जाती है अगर हम आपकी टेरिटरी को 6th शेड्यूल में ऐड करते हैं, बट वो पावर आर्टिकल 371 या 371A में देखने को नहीं मिलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स है कि हम आपको आर्टिकल 371 का स्टेटस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो यहां पर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट केम इनटू फोर्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो आर्टिकल 371 था उसमें सिर्फ एक ये रिक्वायरमेंट हुआ करती थी ओरिजिनली कि उनको डेवलपमेंट बोर्ड बनाना हुआ करता था, वो भी सिर्फ 2 स्टेट्स के लिए, दैट वाज महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, और उसमें भी कुछ सर्टेन रीजंस पहले से डिसाइडेड थे। बेसिकली ये जो डेवलपमेंट बोर्ड हुआ करता था इसका काम ये हुआ करता था कि इनको ये देखना होता था कि महाराष्ट्र और गुजरात में वो जो सर्टेन रीजंस हैं वहां पर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट कितना ज्यादा है ना, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की फर्दर नीड है या नहीं है। तो ओरिजिनली आर्टिकल 371 का काम ये हुआ करता था। अच्छा, बाद में अंडर आर्टिकल 371A which contains provisions related to Nagaland, Parliament cannot enact laws that affect the social, religious या फिर customary legal practices of Nagas or the transfer and ownership of land without concurrence from the state assembly। अब देखो आर्टिकल 371A का ये कहना है कि आर्टिकल 371A में कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हैं जिनके तहत आपका जो पार्लियामेंट है वो कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकता जिस लॉ में जो भी दिया गया है वो नागास के कस्टम्स को या वहां के रिलीजियस या फिर सोशल बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश करे या अफेक्ट करे। अगर पार्लियामेंट को ऐसा करना है तो नागालैंड की स्टेट असेंबली से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये आर्टिकल 371A की प्रोटेक्शन है। सिमिलर प्रोटेक्शन हैव आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू मिजोज फ्रॉम मिजोरम अंडर आर्टिकल 371G। ऐसा ही सेम प्रोटेक्शन आर्टिकल 371G में मिजोज को हमने दे रखा है, जो कि एक कम्युनिटी है जो हमें देखने को मिलती है मिजोरम में। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे तो आगे ही ऐसे कुछ और प्रोविजंस भी कुछ स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज को दिए गए थे। जैसे कि अगर आप 371C की बात करें तो यहां पर भी असम और मणिपुर के लिए बात करता है। ऐसे ही एक स्पेशल प्रोविजन जो है 371F, ठीक है, ये सिक्किम की बात करता है, गोवा को हमने दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश को हमने दिया है, मिजोज की हमने बात कर ली। ठीक है, तो ये टाइम के साथ हमने इंट्रोड्यूस किए क्योंकि हमें ऐसा लगा कि इन स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज को जरूरत है कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन की। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं लद्दाख के बारे में तो बेटा लद्दाख ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी बनेगा अगर उनको ये स्टेटस मिलता है कि उस यूनियन टेरिटरी को ये स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है, क्योंकि आज से पहले जितना भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को दिया गया है, यूनियन टेरिटरी को अभी तक नहीं दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरी के केस में लद्दाख पहला एक ऐसा केस देखने को मिल सकता है जिनको ये स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगर सेंटर देता है तो। अब सेंटर का क्या रिस्पॉन्स है, तो सेंटर का रिस्पॉन्स ये है, मिस्टर अमित शाह ने अभी मीटिंग की थी लद्दाख में जाके वहां की कम्युनिटी से, वहां के लोगों से। तो मिस्टर अमित शाह का ये कहना है कि उन्होंने अश्योरेंस दी है लद्दाख के उस डेलीगेशन को कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन, जो लोकल्स हैं वहां के, उनका पार्टिसिपेशन हो और 80% तक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की भी एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफर मिस्टर शाह ने उनको ऑफर किया है। तो आगे देखने वाली बात ये होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इस चीज पर कैसा रहता है। जस्ट बिफोर द इलेक्शंस हम जानते हैं कि इंडिया में आपके लोकसभा के इलेक्शंस हैं, ठीक है, और एक चीज ये भी है कि देखो लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हैं ये अभी से नहीं चल रहे हैं, ये राइट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये प्रोटेस्ट, ये डिमांड्स उठने शुरू हो गए थे। ठीक है, और फिर मीनवाइल मणिपुर में भी हमें वॉयलेंस देखने को मिला। तो ये एक अपने आप में सेंसिटिव इश्यूज है, क्योंकि ये जो एरियाज हैं ये अपने आप में सेंसिटिव इसीलिए भी हैं क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां पर हम इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को साथ में लेकर चलना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि इक्वली दे आर ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और उनकी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स भी जहां तक हम पढ़ते हैं वो डिमांड्स भी अपने आप में लेजिट दिखती हैं, कुछ गलत नहीं दिखता है। तो देखने वाली बात यह है कि सेंटर का रिस्पॉन्स इस पर क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं मिलता रहूंगा आपसे ऐसे ही और वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।